स्टूडेंट्स बुक वाले से, चाय वाले से, हॉस्टल वाले से, रिक्शा वाले से, हर किसी से जानना चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी ना तो प्री है, ना मेंस है, ना इंटरव्यू है, लेकिन यही एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप लीड ले सकते हो। सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप बहुत कम लोग करते हैं, जो करते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। लोग आपको बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। और अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू अपॉइंट यू, तो आपको आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी जर्नी वर्थ इट लगती है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है और अगर एक ही बार अच्छे से जी ली तो वो काफ़ी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक जन्म में कई कई जन्म जिए हैं, क्योंकि मैंने इस देश की सबसे बेहतरीन प्राइवेट जॉब विप्रो टेक्नोलॉजीज में सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिविल सर्विसेज में वन ऑफ द टॉप मोस्ट जॉब IRS की डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली, और अब दिल्ली में करोल बाग में सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए एंश्योर IAS को एस्टेब्लिश किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन जैन है और मैं मेरठ सिटी का रहने वाला हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज को दो बार क्रैक किया है। एक बार 2015 में मेरी रैंक आई थी 712 और 2016 में मेरी रैंक आई 286। पहली बार मुझे मिला असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली और दूसरी बार मुझे मिला डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली। मैं अपनी जर्नी को आपको इस तरह से बताना चाहूँगा कि अगर आपने उसको सीखने की कोशिश की तो आपको पता लगेगा कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को पा सकता है। जैसे सबसे पहले मैं अपनी स्कूलिंग का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि बचपन में किसी टीचर ने मुझे बोला कि गणित ही शेर होता है। उनकी एक छोटी सी स्टेटमेंट ने मेरे दिल पे इतना बड़ा असर किया कि मैथ्स से रिलेटेड इंडिया के जितने भी एग्जाम है, 10th, 12th, इंजीनियरिंग और कैट में 99.9 परसेंटाइल मैथ्स में। उसी का फायदा मुझे मिला कि मैंने 12th के जस्ट बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में, देश के सबसे वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज IIT लखनऊ में मुझे एडमिशन मिल गया। उसका फायदा मुझे यहां भी मिला कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाते ही फर्स्ट ईयर में पूरा कॉलेज टॉप कर दिया। अब जब मैंने कॉलेज टॉप किया तो कॉलेज के डायरेक्टर ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और ये IAS बनेगा। यकीन मानिए कि उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि IAS होता क्या है, UPSC होता क्या है, सिविल सर्विसेज होता क्या है। लेकिन शाम को जब मेरी सीनियर से बातें हो रही थी तो सीनियर्स ने बोला कि केवल टॉप करने से कुछ नहीं होता है, इंग्लिश आनी जरूरी है। तो क्योंकि इंग्लिश से ही कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, जॉब मिलती है। उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मुझे इंग्लिश पे काम करना है। मैंने जीरो से शुरू किया, स्क्रैच से शुरू किया और फिर आप अगेन, ये बात थोड़ी मानने में बहुत मुश्किल लगेगी कि मैंने पूरी डिक्शनरी को करीब करीब 1 साल के अंदर पूरा याद कर दिया। इस बात से मुझे इतना फायदा हुआ कि कॉलेज खत्म होने के 1.5 साल पहले जब पहली बार जॉब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई विप्रो टेक्नोलॉजीज, तो उसमें मेरा पहले ही दिन सिलेक्शन हो गया। अब जब हम लोग जॉब करने पहुंचे विप्रो टेक्नोलॉजीज बैंगलोर, तो जनरली इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स के सामने 2-4 ऑप्शंस होते हैं, कैट, GRE, GMAT और UPSC। कैट, GRE, GMAT ये थोड़े छोटे एग्जाम है। छोटे का मतलब है कि ये 1 साल से कम में तैयारी में निकाले जा सकते हैं। लेकिन UPSC थोड़ा बड़ा एग्जाम है, 2-3 साल की तैयारी लगती है और थोड़ा अनचार्टेड टेरिटरी है। मेरे इस कंफ्यूजन में मैंने कैट की तैयारी शुरू की और मेरा कैट में परसेंटाइल अच्छा है, जैसा मैंने बताया, मैथ्स में 99.9 और ओवरऑल 92। लेकिन उस टाइम पे कोई IIM की कॉल नहीं आई। उसी बीच मुझे पता लगा कि मेरे ही कॉलेज के एक सीनियर ने IIM लखनऊ से करने के बाद भी IAS की तैयारी की और IAS निकाल दिया। तो मेरे दिमाग को लगा कि भाई जब IIT और IIM करने के बाद लोग IAS की तैयारी करते हैं, तो फिर मैं डायरेक्ट ही IAS की तैयारी क्यों ना करूं। ये बात जब मेरे दिमाग में पहली बार आई तो मैंने दोस्तों को बोला कि भाई मेरा अब मन कर रहा है IIM की तैयारी छोड़ दूं और IAS की तैयारी शुरू कर दूं। मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्तों ने इस बात की हंसी भी उड़ाई। उन्होंने कहा कि भाई IAS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी आता है, मैथ्स और इंग्लिश नहीं आता है। उन्होंने यहां तक डराया कि इस एग्जाम को अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल एग्जाम बोलते हैं। इतना सब डराने के बावजूद मैंने डिसीजन लिया कि मैं विप्रो से रिजाइन करूंगा और UPSC की तैयारी करूंगा। मैंने ऐसा क्यों सोचा? मैंने सोचा कि मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में दूंगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आखिरकार जो UPSC वाले होते हैं वो किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आते हैं। मेरा बचपन से ये मानना है कि करके पछताओ, ना करके ना पछताओ। और एक दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैंने हमेशा फॉलो करी है कि करके सीखो, सीख के मत करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर सपोज मुझे इंग्लिश बोलना ही सीखना है, तो अगर मैं ये सोचूंगा कि जिस दिन मैं पूरी की पूरी इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा उस दिन मैं पहली बार बोलूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी शुरू कर दूंगा तो बोलते बोलते धीरे धीरे आ जाएगी।
इन सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करके मैंने उस दिन तक भी सफलता हासिल की थी, इसीलिए मैंने विप्रो से रिजाइन करके दिल्ली में कोचिंग करने का सोचा। अब इस जर्नी में मेरा एक फ्रेंड था आईआईटी बॉम्बे से, जो मेरा बचपन का स्कूल फ्रेंड था। मैंने उसको फ़ोन किया क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मैंने उसको फ़ोन किया कि अब मैं तेरे साथ आके तैयारी करूँगा, और उसको भी अच्छा लगा, भाई उसको रूम रेंट शेयर हो जाएगा, कंबाइंड स्टडी हो जाएगी। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा उसके रूम पे तो मुझे झटका लगा, क्योंकि जब मैं जॉब करता था तब मैं बहुत ही लैविश लाइफ जीता था, और दिल्ली में जब कोई तैयारी करता है तो 6x6 का रूम, जो विदाउट एमिनिटीज़ वाला। उस टाइम पे मुझे जब झटका लगा तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मेरे लिए कोई नया रूम देखो। लेकिन मेरा दोस्त चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं, इसलिए उसने बोला कि 3-4 दिन वेट कर लेते हैं, फिर 3-4 दिन बाद देखेंगे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि 3-4 दिन के बाद मुझे उस रूम की आदत हो गई, और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो जो रूम है वो एक ब्यूटीफुल मेमोरीज का पार्ट है उस तैयारी में। अब जब मैंने उन लोगों की गाइडेंस के साथ जिन्होंने एग्जाम को निकाला है, अगर मैंने तैयारी की तो मुझे एग्जैक्टली पता लग गया कि क्या करना है। अब कितने रिसोर्सेज पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, अगर ये सब आपको पता है, कैसे राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कैसे प्री की तैयारी करनी है, तो आपकी जर्नी आधी ईजी हो जाती है। इस जर्नी को आसान होने के बाद मैंने 2-2 बार सिलेक्शन लिया, जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद मेरे भाई ने भी 2-2 बार सिलेक्शन लिया। अब बात आती है कि जिस दिन सिलेक्शन हुआ, मैं आपको वो वाली जो जर्नी है, सिलेक्शन के बाद ऐसा क्या हो जाता है, सिलेक्शन के बाद ऐसा आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ जाता है जिससे आपको पढ़ने का मन करे। जिस दिन सिलेक्शन होता है, मुझे अभी तक याद है कि मेरा जो रिजल्ट आया था 1 बजे आया था, और उस 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मुझे कॉल आते रहे। मुझे ऐसे-ऐसे लोगों ने कॉल किया जिन्होंने मुझे कभी बात नहीं की थी 3-4 सालों से। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़ चैनल वाला मुझे फ़ोन कर रहा है। सीएम ऑफिस से मुझे फ़ोन आ रहा है जिस स्टेट में मैं था, कि फेलिसिटेशन होना है। तो उसी दिन से एक सेलिब्रिटी की फीलिंग आ जाती है। उसी दिन से आपका जो नंबर है वो मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाता है, दिल्ली सिविल सर्वेंट ग्रुप, यूपी सिविल सर्वेंट ग्रुप। आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं वो सारा आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। आपका जो फेसबुक फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, तो आपको उसी दिन से हर दिन ऐसा लगता है कि हर दिन एक फेस्टिवल है। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आता है और अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू अपॉइंट यू, तो आपको आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी जर्नी वर्थ इट लगती है। फिर आपको इंटरेस्टिंग पार्ट मैं फर्दर बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग में क्या होता है। इस ट्रेनिंग को, सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग को रॉयल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो रॉयल ट्रेनिंग बोलते क्यों है? बहुत सारी चीजें जो किसी स्टूडेंट ने पहले कभी नहीं की होती, हॉर्स राइडिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, विलेज विजिट, हिमालयन ट्रैक, फोटोग्राफी, और भारत दर्शन, पूरे भारत का दर्शन कराया जाता है। इंटरनेशनल अटैचमेंट, मेरी ट्रेनिंग में मुझे स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी। तो आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका एक होलसम डेवलपमेंट इस कदर कराया जाता है कि ताकि आप इस देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा को हैंडल करने के लायक बने। मैं आपको ये जर्नी इसलिए बता रहा हूं ताकि सबसे पहले तो आपको पढ़ने का मोटिवेशन आए। अब एक अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टिंग में ऐसा क्या होता है। पहले सिलेक्शन डे हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद जब पहली पोस्टिंग हुई तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक तो असिस्टेंट कमिश्नर वर्ड सुन के, और जब मुझे विजिटिंग कार्ड मिला उस पे लिखा था असिस्टेंट कमिश्नर, उस पे इंडिया का एम्बलम लगा हुआ था, उस एम्बलम को देख के जो फीलिंग आती है वो अनपैरेलल्ड है, अनमैचेबल है, वो डिस्क्राइब नहीं होती। आपको एक कार मिलती है, होंडा सिटी या सियाज मिलती है, आपको एक ड्राइवर मिलता है, कार पे भारत सरकार लिखा होता है, आपको एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिलता है, आपको एक सफिशिएंट स्टाफ मिलता है, आपको असिस्टेंट्स मिलते हैं, आपको पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, आपको इंस्पेक्टर्स मिलते हैं, ताकि आप जो भी आपको काम दिया गया आप उसको अच्छे से कर पाएं। उसके बाद जो इनकम टैक्स का काम मैं आपको बता सकता हूं। जनरली इनकम टैक्स फेमस भी किस चीज़ के लिए है? इनकम टैक्स फेमस है रेड के लिए। जब आप देश के इतने बड़े बड़े डिसीजन लेते हो, जब आप अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अगर टैक्स इवेजन किया है, और जब आप इतने बड़े डिसीजन लेके रेड करते हो, तो भी आपको उस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, वो उसमें जो आपने पढ़ा है, आपको डायरेक्ट याद आता है कि आप इस चीज़ के लिए बने थे और आपको उस चीज़ का फायदा हुआ है। अब अगर आपका मोटिवेशन सफिशिएंट हो गया है सिलेक्शन डे से लेके, ट्रेनिंग से लेके पोस्टिंग तक, तो अब मैं कुछ बातें कर सकता हूँ स्ट्रैटेजी की। ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, भाई ये एग्जाम देते हैं 10-12 लाख लोग, लेकिन निकलता है 600-700 लोगों का। ऐसा उन 600-700 लोगों में क्या खास बात है? मैंने एक वर्ड पहले भी यूज किया कि क्या यूपीएससी वाले किसी दूसरे प्लेनेट से आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, उन्हें भी सब कुछ नहीं आता है, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हर चीज जानने की कोशिश करते हैं, अभी मेरे इंस्टीट्यूट में भी और मेरे हर जगह जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने अक्सर देखा है
जो बच्चे सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, और जिनको प्रिसाइजली पता है कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है उनका सिलेक्शन होता है। इसीलिए इस बात पे मैं बहुत जोर देता हूं कि आप जब गाइडेंस लेते हैं तो उन लोगों से लें जिनका सिलेक्शन खुद हुआ है। कुछ चीजें आपने सुनी बहुत होंगी। सबसे पहला कि आप इस एग्जाम से डरिए मत, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। हो सकता है लोग आपको बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा, आपने बहुत लोगों से सुना होगा मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। ज्यादातर बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो उनको एक फियर होता है, मार्केट में जितनी बुक्स हैं वो सब ले लेंगे और वो सब पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया कि ये सबसे बड़ा रीजन है, आप सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 1 साल के अंदर आप इतनी बुक्स नहीं पढ़ सकते, आप इतनी बुक्स 3 साल में भी नहीं पढ़ सकते। आपको हर सब्जेक्ट की 1 बुक या मैक्सिमम 2 बुक पढ़नी है, लेकिन रिवीजन करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी में 4 स्टेप्स हैं, अब उन 4 स्टेप्स को सुनिए। पहला स्टेप है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, वो तो हर स्टूडेंट करता है। लेकिन दूसरा जो स्टेप है वो है नोट्स बनाना। इस सेकंड स्टेप को बहुत सारे लोग नहीं करते। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नोट्स बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इतनी देर में वो कुछ नया पढ़ लेंगे। थर्ड स्टेप है उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना। नोट्स बनाना और रिवाइज करना सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप बहुत कम लोग करते हैं, जो करते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और फोर्थ है राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट। टेस्ट से लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि टेस्ट देंगे तो उनको इंसल्टिंग फील होता है अगर उनके नंबर कम आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4 स्टेप है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग नोट्स, डूइंग मल्टीपल रिविजन्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट प्रैक्टिस, अगर आप इन चीज़ों को लाइन से करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे, मिनिमम रिसोर्सेज रखेंगे और सलाह उनसे लेंगे जिन्होंने एग्जाम निकाला है। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बुक वाले से, चाय वाले से, हॉस्टल वाले से, रिक्शा वाले से, हर किसी से जानना चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लोगों से पूछ रहा है जिन्होंने यूपीएससी खुद कभी नहीं निकाला, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को वो डायरेक्शन कभी मिल ही नहीं सकती है। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किस महीने में और किस टाइम पीरियड में क्या पढ़ना है। मुझे लगता है अगर हम अभी अक्टूबर में हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि हम पूरे साल को अगर 3-3 महीनों में बांट लें और 3-3 महीने की स्ट्रैटेजी बनाएं या 1-1 महीने की स्ट्रैटेजी बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये इतना बड़ा एग्जाम है, कॉम्प्लेक्स एग्जाम है, कि जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में जनरली स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स नहीं है, अभी प्रीलिम्स काफ़ी दूर है। तो एक तो इन 3 महीनों में आप अपनी राइटिंग स्किल पे काम कर सकते हो, क्योंकि जनवरी के बाद आपको राइटिंग स्किल पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इन 3 महीनों में अगर आप एक बार प्री दे चुके हो, यानी कि आपको एक बार प्री का आइडिया है, तो आप मेंस की तैयारी पे फोकस कर सकते हो। इस टाइम पे वो लोग जो एक बार प्री दे चुके हैं वो लोग अभी एथिक्स पे, एस्से पे और ऑप्शनल पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक भी बार प्री नहीं दिया है उन लोगों को अभी बेसिक सब्जेक्ट्स, लाइक 4 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी। इन 4 सब्जेक्ट्स की मास्टरी होनी चाहिए। इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो इन 3 महीनों के बाद आपका जो फाउंडेशन तैयार होगा, जनवरी में आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप प्रीलिम्स को हैंडल कर पाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अभी ठंड आने वाली है। अभी एक ऐसा लीन, कुछ बच्चे इस पीरियड को लीन पीरियड मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी ना तो प्री है, ना मेंस है, ना इंटरव्यू है। लेकिन यही एक ऐसा पीरियड है जहां पे आप लीड ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पीरियड में घूमने चले जाते हैं। जिन्होंने मेंस दिया है वो घूमने चले जाते हैं, जिनका प्री अभी दूर है वो किसी और ही बातों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक काम करें, इन 3 महीनों में आप 90% लोगों के लिए एक ही सलाह है, इन 3 महीनों को आप राइटिंग स्किल के लिए यूज कीजिए। राइटिंग स्किल में हर चीज आती है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपकी हैंड राइटिंग हो, चाहे वो आपका जो राइटिंग का साइज है, चाहे वो अंडरलाइनिंग हो, चाहे वो क्वेश्चन को समझने की स्किल हो। अगर आप एक यूपीएससी की जो कॉपी मिलती है उसी कॉपी में अगर आप उसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में मिलने वाला है, तो इन 3 महीनों में आपको वो लीड मिल सकती है, क्योंकि जनवरी के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जनवरी के बाद हर आदमी, जिसने मेंस दिया है वो भी और जो पहली बार प्री देगा वो भी, जनवरी के बाद हर स्टूडेंट प्रेशर में आ जाता है। या तो किसी को इंटरव्यू का प्रेशर होता है या फिर किसी को प्रीलिम्स का प्रेशर होता है। तो अल्टीमेटली ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप उन बाकी लोगों से जो अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं एंजॉयमेंट के लिए गए हुए हैं, आप एक लीड ले सकते हैं। सिलेक्शन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑल्सो, ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग ऑल्सो एंड ड्यूरिंग माय पोस्टिंग ऑल्सो, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते थे कि सिलेक्शन में आप तैयारी कैसे करते हैं, आपका दोनों बार 2-2 भाइयों का कैसे हो गया। मैंने जिन जिन स्टूडेंट को सलाह दी उन सबका सिलेक्शन हुआ।
तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट शुरू कर देता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, ताकि बच्चों को टू द पॉइंट रेलिवेंट गाइडेंस मिले, क्योंकि हर किसी को सेलेक्टेड टॉपर की गाइडेंस नहीं मिलती है। अब मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी स्ट्रैटेजी से उन बच्चों का टाइम बच जाता है और मेरी स्ट्रैटेजी से वो डायरेक्ट एग्जाम को हिट कर पाते हैं, तो एक ये जो फीलिंग है एक बहुत ही फुलफिलिंग सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप मेरी इन स्ट्रैटेजीज को मानेंगे तो आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप जोश टॉक पे भेजिएगा और उनको फुलफिल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।